हेलो दोस्तों, मैं मन्नू कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th का वीडियो लेक्चर नंबर 10 मोल कंसेप्ट में आया हूं। अगर आपको आज का क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो भी दोस्त 11th के नए आ रहे हैं अपने चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन में ऑल को दबाना ना भूलें। जब ऑल दबाइएगा तो सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तब मज़ा आएगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरुआत करते हैं। पीछे क्लास में मैं ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास का थोड़ा सा हिंट दिया था, शुरुआत कर दिया था। बोले थे कि मोलर मास को ही जानते हैं ग्राम एटॉमिक मास के नाम से और ग्राम मोलिकुलर मास के नाम से, कि अगर एटम के लिए कैलकुलेशन होता है तो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है और मोलिकुल के लिए वही मोलर मास निकालते हैं, मोलिकुल के लिए मोलर मास निकालते हैं तो वो ग्राम मोलिकुलर मास बन जाता है। तो उसी में थोड़ा सा और उससे आगे बढ़ा रहा हूँ और उसी को कि ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम, कई बार टर्म यूज कर देते हैं लोग कि ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, समझा रहा हूँ कि एटॉमिक मास इज रिलेटिव मास, हेंस यूनिट इज नॉट रिटेन इन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होता है ना किसी भी एटम का, वो रिलेटिव मास होता है। एटॉमिक मास किसी भी एटम का रिलेटिव मास होता है, इसीलिए एटॉमिक मास लिखने के दौरान हम लोग यूनिट नहीं लिखते हैं। एटॉमिक मास इज रिलेटिव मास, हेंस यूनिट इज नॉट रिटेन इन एटॉमिक मास। ऑलवेज रिमेंबर दैट रिलेटिव टर्म डज नॉट हैव एनी यूनिट। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि रिलेटिव टर्म का कोई यूनिट नहीं होता है। तो एटॉमिक मास जो है वो रिलेटिव मास है, इसीलिए हम लोग उसका यूनिट नहीं लिखते हैं, क्योंकि रिलेटिव टर्म का कोई यूनिट नहीं होता है। रिलेटिव टर्म यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो आप याद करिए, मैं रिलेटिव एटॉमिक मास बताया था RAM, तो वो जो एटॉमिक मास है ना वो रिलेटिव मास है, इसीलिए कभी उसका यूनिट नहीं लिखते हैं। अब जरा ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। कोई पूछेगा एटॉमिक मास कार्बन का क्या होगा, 12, बट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम। ध्यान रखिए कि एटॉमिक मास कार्बन का होगा 12 एटॉमिक मास, क्योंकि वे रिलेटिव मास है। रिलेटिव मास है तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो एटॉमिक मास कार्बन का 12 होगा। लेकिन अगर ग्राम एटॉमिक मास पूछेगा कार्बन का तो वो हो जाएगा 12 ग्राम। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई एटॉमिक मास पूछेगा नाइट्रोजन का, तो एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास नाइट्रोजन का अगर कोई बोलेगा तो वो हो जाएगा 14 ग्राम। 14 ग्राम। तो ये जो एटॉमिक मास है ये रिलेटिव टर्म है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास पूछेगा तो वो यूनिट के साथ आएगा। तो कोई भी आज के बाद डायरेक्ट एटॉमिक मास पूछे तो आप उसमें कोई यूनिट नहीं बोलिएगा। जैसे कोई बोला एटॉमिक मास बताओ कैल्शियम का तो 40, एटॉमिक मास बताओ आयरन का तो 56, कोई भी बोले एटॉमिक मास सिल्वर का 108। समझ में ना आया ना मेरी बात। लेकिन वही ग्राम एटॉमिक मास पूछ देगा कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा आयरन का तो 56 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास सिल्वर का क्या होगा तो 108 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या होगा तो 16 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का क्या होगा तो 23 ग्राम। लेकिन अगर वही पूछ दे एटॉमिक मास सोडियम का तो 23, एटॉमिक मास अल्युमिनियम का 27, एटॉमिक मास सिलिकॉन का 28, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास सिलिकॉन का 28 ग्राम। क्योंकि एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव टर्म, और रिलेटिव टर्म का कोई यूनिट नहीं होता है, इसीलिए हम लोग एटॉमिक मास का यूनिट नहीं लिखते हैं।
तो ध्यान रखना है कि ग्राम एटॉमिक मास बराबर एटॉमिक मास इन ग्राम। किसी का ग्राम एटॉमिक मास पूछेगा ना तो आप डायरेक्ट सोचना कि उसके एटॉमिक मास को ग्राम में बोल दो। कोई भी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास कोई पूछा, कोई भी एटम का ग्राम एटॉमिक मास पूछा, तुरंत उसका एटॉमिक मास ग्राम में बता देना है, ग्राम में। ग्राम एटॉमिक मास कोई भी एटम का पूछेगा, तुरंत उसका एटॉमिक मास ग्राम में बता दो। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकता है कि नाइट्रोजन, अगर हमसे कोई पूछेगा कि एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो बोलेंगे 14, यहाँ पर यूनिट नहीं होगा। लेकिन अगर ये कोई पूछ दे कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन तो 14 ग्राम, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो एटॉमिक मास इन ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास बराबर एटॉमिक मास इन ग्राम। जिस किसी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास बताना है, उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर ग्राम में लिख देंगे तो वो कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। जैसे ग्राम एटॉमिक मास नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का जो मास होगा ना उसको ग्राम में लिख दो। नाइट्रोजन का जो भी एटॉमिक मास होगा उसको ग्राम में लिख दो। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, उसको ग्राम में लिख दो तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो गया। जैसे ध्यान दो, ऑक्सीजन है, अगर इसका कोई एटॉमिक मास पूछेगा तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बराबर 16। लेकिन अगर कोई पूछेगा ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, ग्राम एटॉमिक मास, तो इस एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में लिख देंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। यानी ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बराबर 16 ग्राम। जैसे कोई बोलेगा Fe का एटॉमिक मास बराबर 56, एटॉमिक मास ऑफ Fe बराबर 56। लेकिन अगर कोई बोले ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Fe, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Fe बराबर कितना, 56 ग्राम। क्योंकि किसी भी एटम का ग्राम एटॉमिक मास लिखना हो तो उसी एटम का एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो, उसी एटम का एटॉमिक मास को। तो आयरन का एटॉमिक मास 56 है, तो आयरन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, 56 ग्राम। उसी के एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दिए। जैसे सल्फर का एटॉमिक मास, ध्यान दो, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर बराबर 32 और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर बराबर 32 ग्राम। तो हमको लगता है कि आपका ग्राम एटॉमिक मास कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। किसी भी एटम के एटॉमिक मास को अगर आप ग्राम में लिख दो तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट ग्राम मोलिकुलर मास, इसको भी डिटेल कर देता हूं। ग्राम मोलिकुलर मास कभी भी निकालना हो, GMM ग्राम मोलिकुलर मास, और ग्राम एटॉमिक मास GAM। तो ग्राम मोलिकुलर मास जब भी किसी का निकालना हो तो ग्राम मोलिकुलर मास बराबर क्या होगा, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इन ग्राम। किसी भी कंपाउंड के मोलर मास को अगर आप ग्राम में लिखोगे, किसी भी कंपाउंड के मोलर मास को अगर आप ग्राम में लिखोगे तो वही होगा ग्राम मोलिकुलर मास। फिर से समझ लो, किसी भी कंपाउंड के मोलर मास को अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो वही क्या होगा, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। या नहीं तो 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो उसको भी बोल सकते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। या मास ऑफ 6.023 गुना 10 के पावर 23 मोलिक्यूल्स इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास। तीनों में से जो समझा दो कि ग्राम मोलिकुलर मास जब भी लिखना हो तो मोलर मास लिखो कंपाउंड का ग्राम में, या नहीं तो 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास। या मास ऑफ 6.023 गुना 10 के पावर 23 मोलिक्यूल्स इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास। फॉर एग्जाम्पल NO2, तो NO2 का मोलर मास कोई बोलेगा तो 46 ग्राम। क्यों, क्योंकि Na2 में देखो नाइट्रोजन का 14, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 ऑक्सीजन 2 × 16, तो 14 + 32 बराबर कितना हुआ, 46। तो NO2 का मोलर मास हुआ 46।
तो NO2 का मोलर मास 46 ग्राम, क्योंकि मोलर मास हमेशा बोले थे किस में एक्सप्रेस होगा, ग्राम में। तो NO2 का मोलर मास हुआ 46 ग्राम। तो जो मोलर मास होगा NO2 का, क्योंकि NO2 एक कंपाउंड है, ध्यान दीजिएगा, NO2 एक कंपाउंड है, तो जो मोलर मास होगा NO2 का वही क्या बनेगा, ग्राम मोलिकुलर मास। आप ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपने लिखा है कि ग्राम मोलिकुलर मास बराबर मोलर मास ऑफ कंपाउंड इन ग्राम, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इन ग्राम। किसी भी कंपाउंड के मोलर मास को अगर आप ग्राम में लिखोगे तो वही कहलाएगा ग्राम मोलिकुलर मास। तो NO2 का मोलर मास 46 ग्राम, NO2 का मोलर मास 46 ग्राम, तो जो NO2 का मोलर मास होगा वही NO2 का क्या होगा, ग्राम मोलिकुलर मास। तो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ NO2 बराबर कितना, 46 ग्राम। अब 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ NO2, तो ध्यान दो 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ NO2, तो 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ कंपाउंड किसके बराबर है, ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर है। 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ कंपाउंड क्या कहलाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास। तो 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ NO2 बराबर कितना, 46 ग्राम। 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ कंपाउंड किसके बराबर है, ग्राम मोलिकुलर मास के। तो 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ NO2 बराबर कोई पूछेगा कितना, तो 46 ग्राम। जो मोलर मास होगा या ग्राम मोलिकुलर मास होगा वही कहलाएगा 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ कंपाउंड। तो मोलर मास NO2 का 46 ग्राम, तो 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ कंपाउंड बराबर कितना, 46 ग्राम। या मास ऑफ 6.023 गुना 10 के पावर 23 मोलिकुल्स इन ग्राम, तो मास ऑफ 6.023 गुना 10 के पावर 23 मोलिकुल्स ऑफ NO2 बराबर कितना, 46 ग्राम, क्योंकि ये किसके बराबर रहेगा, ग्राम मोलिकुलर मास के। तो मास ऑफ 6.023 गुना 10 के पावर 23 मोलिकुल्स NO2 का पूछेगा, ग्राम मोलिकुलर मास क्या होगा, तो बता देंगे 46 ग्राम, 46 ग्राम। जरा ध्यान दो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। जैसे ध्यान दो फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं CH4 लिया, CH4, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन का 4, तो 12 4 कितना हुआ, 16। तो अगर हमसे कोई CH4 का मोलर मास पूछेगा, ध्यान दो मोलर मास कितना, तो 16 ग्राम, क्योंकि मोलर मास किस में होगा, ग्राम में। तो मोलर मास CH4 का कितना, 16 ग्राम। और जो मोलर मास होगा किसी भी कंपाउंड का ग्राम में वही कहलाएगा ग्राम मोलिकुलर मास। ध्यान देना, जो मोलर मास होगा किसी भी कंपाउंड का ग्राम में वही कहलाएगा ग्राम मोलिकुलर मास। तो मोलर मास CH4 का 16 ग्राम। तो अगर कोई पूछेगा ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ CH4 बराबर कितना, 16 ग्राम। समझ में आया कि नहीं, यानी ग्राम मोलिकुलर मास CH4 का कितना, 16 ग्राम। या नहीं तो अगर 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ कंपाउंड रहा उसका मास पूछा, तो ध्यान दो 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ CH4 बराबर कितना, 16 ग्राम, 16 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ कंपाउंड किसके बराबर रहेगा, ग्राम मोलिकुलर मास के। तो ग्राम मोलिकुलर मास CH4 का कितना है, 16 ग्राम। तो 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ CH4 बराबर कितना, 16 ग्राम। अब जरा ध्यान दो, अगर कोई पूछेगा कि मास ऑफ 6.023 गुना 10 के पावर 23 मोलिकुल्स ऑफ CH4 बराबर कितना, 16 ग्राम। मास ऑफ 6.023 गुना 10 के पावर 23 मोलिकुल्स ऑफ CH4 बराबर कितना, 16 ग्राम, क्योंकि जो मोलर मास होगा वही मास ऑफ 6.023 गुना 10 के पावर 23 मोलिकुल्स ऑफ CH4 होगा, कितना, तो 16 ग्राम। फॉर अनदर एग्जाम्पल देख सकते हैं, जरा गौर से देखो, गौर से देखो, मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, CO2 ले लिया, तो CO2 में कार्बन कितना, 12, एक ऑक्सीजन 16, तो 2 ऑक्सीजन 2 गुना 16, तो 2 गुना 16 32 हुआ, 12 हुआ, कितना हो गया, तो 32 12 44। तो मोलर मास अगर CO2 का पूछेगा तो कितना, 44 ग्राम, क्योंकि मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का ग्राम में होना चाहिए। तो मोलर मास CO2 का कितना, 44 ग्राम। लेकिन अगर कोई पूछेगा ग्राम मोलिकुलर मास,
तो ध्यान दो, ग्राम मोलिकुलर मास किसके बराबर होगा? मोलर मास के। ध्यान नहीं दे रहे हो, ग्राम मोलिकुलर मास बराबर क्या लिखे हो? मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो मोलर मास इस कंपाउंड CO2 का कितना है? 44 ग्राम। मोलर मास इस CO2 कंपाउंड का कितना है? 44 ग्राम। तो अगर 44 ग्राम इसका मोलर मास है तो यही किसके बराबर होगा? ग्राम मोलिकुलर मास के। तो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ CO2 बराबर कितना बोलेंगे? 44 ग्राम। समझ में आया? अगर 1 ग्राम मोलिकुल ले लेगा CO2 का, तो 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ कंपाउंड का मास पूछेगा तो ग्राम मोलिकुलर मास बोल देना। 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ कंपाउंड का पूछेगा तो तुम्हारा कंपाउंड है CO2, तो 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ CO2 बराबर कोई पूछेगा तो इसका मोलर मास बता दो। तो इसका मोलर मास 44 ग्राम, तो 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ CO2 बराबर कितना? 44 ग्राम। या मास ऑफ 6.023 गुना 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स, वो किसके बराबर होगा? ग्राम मोलिकुलर मास के। तो मास ऑफ 6.023 गुना 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 वो किसके बराबर होगा? ग्राम मोलिकुलर मास के। तो इसका ग्राम मोलिकुलर मास कितना है? 44 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे 44 ग्राम। समझ में आया कि नहीं? तो ये सब टर्म क्लियर होना चाहिए। कोई भी पूछा मोलर मास कंपाउंड का, तो जो मोलर मास होगा कंपाउंड का वही ग्राम मोलिकुलर मास होगा, या जो ग्राम मोलिकुलर मास होगा वही मोलर मास होगा। समझ में आया कि नहीं? या 1 ग्राम मोलिकुल जो भी कंपाउंड का हो वो अगर पूछेगा किसके बराबर होगा तो बोल देना मोलर मास के बराबर होगा या ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर होगा। मास ऑफ 6.023 गुना 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स इन ग्राम किसके बराबर होगा? तो ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर होगा या मोलर मास के बराबर होगा। जैसे दिन दे फॉर एग्जाम्पल में ले लिया यहाँ पर C6H12O6। जरा गौर से देखो, एक कार्बन का एटॉमिक वेट 12 तो 6 कार्बन 72, एक हाइड्रोजन का 1 तो 12 हाइड्रोजन 12, एक ऑक्सीजन 16 तो 6 ऑक्सीजन 96 बराबर 180। ठीक, तो अगर हमसे मोलर मास कोई पूछेगा ग्लूकोज का तो बोलेंगे 180 ग्राम, 180 ग्राम मोलर मास ग्लूकोज का। लेकिन अगर कोई पूछेगा ग्राम मोलिकुलर मास किसका, तो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ C6H12O6 बराबर कितना? 180 ग्राम। या 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ ग्लूकोज बराबर कितना? तो जो मोलर मास होगा, तो 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम है तो 180 ग्राम रहेगा। या मास ऑफ 6.023 गुना 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 बराबर कितना? 180 ग्राम, 180 ग्राम। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीका से अपने लोग निकाल लेंगे कहीं भी। तो 2 एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें घर से अपना ट्रायल करने के लिए, घर से ट्राई करना। जैसे मान लो कोई बोल दिया निकालो C2H6 का यही तीनों टर्म कि मोलर मास क्या होगा, ग्राम मोलिकुलर मास क्या होगा किसका, तो C2H6 का, यही पूछ दिया। या 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ C2H6 क्या होगा, या मास ऑफ 6.023 गुना 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6 बराबर क्या होगा, बनाना रहेगा। अनदर एग्जाम्पल दे दिया हूँ यहाँ पे C12H22O11, इसका कोई पूछेगा मोलर मास निकालो, ये सारा टर्म निकालने बोलेगा, ये सारा टर्म जितना टर्म यहाँ पर निकाला हूँ। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि मोलर मास कंपाउंड इन ग्राम बराबर रहेगा ग्राम मोलिकुलर मास का, 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ कंपाउंड बराबर रहेगा ग्राम मोलिकुलर मास का, या मास ऑफ 6.023 गुना 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स इन ग्राम जो होगा वो बराबर रहेगा ग्राम मोलिकुलर मास का। तो ये ग्राम मोलिकुलर मास निकालना है शुगर का, C12H22O11, ये 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ C12H22O11, या मास ऑफ 6.023 गुना 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11, ये सब निकालना है आपको। ठीक, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो पहले। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने में बोर्ड पर दे दिया, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 6.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, कैलकुलेट इट्स मोलर मास। पूछता है ऐसा क्वेश्चन सब। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 6.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, कैलकुलेट इट्स मोलर मास। कि कोई एटम का मास दिया हुआ है कितना, 6.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यानी आंसर दे रहा हूँ मास ऑफ एन
एटम ऑफ एन एलिमेंट बराबर कितना है 6.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 6.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। निकालना है मोलर मास। मोलर मास मतलब क्या है कैपिटल एम। तो मोलर मास कैपिटल एम बराबर हम लोग क्या बोलते थे, तो ध्यान दो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू स्मॉल एम। ये स्मॉल एम क्या था तो याद करो मास ऑफ सिंगल पार्टिकल, यही था ना सिंगल पार्टिकल। तो ध्यान दोगे तभी सीख पाओगे। तो कैपिटल एम मोलर मास निकालना है तो 6.023 गुना 10 के पावर 23 इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम मास ऑफ सिंगल पार्टिकल है। तो यहाँ पर एक एटम का मास कितना दिया है 6.6 गुना 10 के पावर -24 ग्राम। ये जो एलिमेंट है उसके एक एटम का मास कितना दिया है 6.66 गुना 10 के पावर -24 ग्राम। यही जो है वो सिंगल पार्टिकल का मास है स्मॉल एम, ये स्मॉल एम। तो स्मॉल एम के जगह पर सीधा ये डाल दो 6.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर है ना। इस दोनों को गुना कर लो, जो भी आएगा वो मोलर मास आएगा। तो अभी पावर तो मैं सॉल्व कर देता हूँ कि 10⁻⁻1 होगा पावर। इस दोनों को गुना करना है 6.023 को 6.66 से गुना करो, जल्दी गुना करो। दोनों को गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 40.11 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम। ठीक, अगर 10⁻⁻1 को अंदर ला ले तो ये हो जाएगा 4.011 ग्राम। 4.011 ग्राम लगभग कितना 4 ग्राम। 4 ग्राम यानी करेक्ट आंसर क्या हुआ ए। करेक्ट आंसर क्या हुआ ए। तो फिर से समझ लो क्वेश्चन, हमें निकालना था मोलर मास जिसको कैपिटल एम से कल रिप्रेजेंट किए थे। मोलर मास किसी भी एक एटम का मास दिया हुआ था। बोलता है क्वेश्चन में द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 6.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये जो किसी भी एक एटम का मास दिया था वो किसके बराबर था स्मॉल एम के बराबर था, स्मॉल एम के। यानी द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट 6.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम वो बराबर था स्मॉल एम के। स्मॉल एम मीन्स मास ऑफ सिंगल पार्टिकल। और मोलर मास का कल ही फॉर्मूला दिए थे 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या, तो स्मॉल एम का वैल्यू ये दे दिए मास ऑफ सिंगल पार्टिकल का, क्योंकि एक पार्टिकल का मास क्वेश्चन में दिया था 6.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू इससे गुना कर दिए एवोगाड्रो नंबर से। गुना किए तो यह आया 40.11 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम। 10⁻⁻1 को अंदर ले लिए, यानी 10 से डिवाइड भी दे सकते हो, तो डिवाइड दोगे तो यही आएगा 4.011 लगभग कितना 4 ग्राम। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान दीजिए। कैलकुलेट द वेट ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड C60H122। वेट बोलता है वन मोलिक्यूल कंपाउंड है C60H122 का। तो जरा गौर से देखो C60H122, तो एक कार्बन का मास 12, तो 60 कार्बन का 60 इंटू 12 AMU प्लस एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 122 हाइड्रोजन का 1 इंटू 122 AMU, यानी ये कितना 720 AMU प्लस 122 AMU, यानी कितना हो जाएगा 842 AMU। यानी हम लोग बता सकते हैं 842 AMU है। तो 842 इंटू 1 AMU बराबर बताए थे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। या तो आंसर AMU में देना चाहिए था या तो ग्राम में, तो यहाँ ग्राम में दिया सारा आंसर तो ग्राम में ही मिला देंगे, क्योंकि 1 AMU बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो जल्दी से इस दोनों को गुना करो, उसके बाद मैं आंसर बता देता हूँ। 842 को 1.67 से क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 1406.14 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब जरा गौर से देखो, ध्यान देके सीखो गौर से। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ऑप्शन है इसी से जुलता जुलता, लेकिन ऑप्शन डायरेक्ट नहीं मिल रहा है।
तो थोड़ा ऑप्शन को देख लो गौर से और सोचो, मिलना है इसी से, तो मिलना है 14 वाला, तो यहाँ 14 वाला में ये है 12 वाला आंसर, ये है 14 वाला, ये 50, ये 60, तो ये तीनों तो नहीं होगा, आंसर होगा 14 ही वाला में, यानी बी आंसर होना चाहिए। अब बोलेगा पावर कैसे मिलेगा, तो एकदम आसानी से मिल जाएगा। मैं 3 अंक डेसिमल को इधर लाता हूँ, इधर, तो ये 1.406 कर दिया, ये 1.406 14 इंटू 10⁻⁻24, 3 अंक इधर लाया तो पावर 10⁻³ किया, इतना ग्राम। अब जरा गौर से देखो, अब अगर उसको लिखेंगे तो लिख सकता है 1.406 इंटू 10⁻⁻21 ग्राम, 1.406 इंटू 10⁻⁻21 ग्राम। ये डेसिमल देखो, ये डेसिमल जो है वो लेफ्ट में आया, तो लेफ्ट में आया तो पावर प्लस में गया, 3 डेसिमल लेफ्ट में आया है तो 10⁻³ कर दिया, तो 10⁻³ 10⁻⁻24 से 10⁻³ घटा दो 10⁻⁻21, यानी 1.406 इंटू 10⁻⁻21 ग्राम आंसर। करेक्ट आंसर बी। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर, ब्रैकेट में लिखा है ओनली 1 एटम, देन द मिनिमम मोलिकुलर मास ऑफ इंसुलिन इज अबाउट। इंसुलिन 3.4% सल्फर रखता है, ओनली 1 एटम, इसका भी कुछ मतलब होगा, बताएंगे। बोलता है देन मिनिमम मोलिकुलर मास ऑफ इंसुलिन इज अबाउट, तो मिनिमम मोलिकुलर मास इंसुलिन का क्या होगा। बोलता है इंसुलिन में 3.4% सल्फर है, ओनली 1 एटम, केवल 1 एटम, तो मिनिमम मोलिकुलर मास इंसुलिन का क्या होगा। समझो ईमानदारी से, इंसुलिन है क्या, तो इस सबसे परेशान नहीं होना। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है, ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जिनके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया रहता है। कई लोग बोलते हैं कि मुझे शुगर नाम की बीमारी है, यानी उनके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया है, तो ब्लड में शुगर के लेवल को डाउन करने के लिए इंसुलिन नाम का इंजेक्शन दिया जाता है, लोग टैबलेट भी खाते हैं। कई लोग को देखता होगा शुगर फ्री बिस्किट खाते हुए, शुगर फ्री मिठाई खाते हुए, वजह यही रहता है कि उनके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया है, तो उसको वो कंट्रोल करने के लिए शुगर फ्री बिस्किट वगैरह खाते हैं। लेकिन जब उसको कंट्रोल करना हो दवा से, तो दवा में इंसुलिन नाम का इंजेक्शन दिया जाता है। तब इसके पीछे पढ़ना नहीं है और डिटेल कि इंसुलिन क्या है, इसके कारण नहीं बना क्वेश्चन, ये सब नहीं, सीधा बोला कि इंसुलिन में 3.4% सल्फर है, बोलता है ओनली 1 एटम, देन मिनिमम मोलिकुलर मास ऑफ इंसुलिन इज अबाउट। तो मोलिकुलर मास इंसुलिन का तब बता सकते हैं हम लोग जब इंसुलिन का हमें मोलिकुलर फार्मूला पता होता। अगर इंसुलिन का मोलिकुलर फार्मूला हमें पता होता तो इंसुलिन का मोलिकुलर मास बता सकते थे। तो मान लेंगे कि लेट मोलिकुलर फार्मूला ऑफ इंसुलिन पता नहीं, अगर मोलिकुलर फार्मूला इंसुलिन का पता रहता तो तुरंत मोलिकुलर मास निकाल देते, क्योंकि मोलिकुलर मास निकालने अपने लोग को आता है। लेकिन मोलिकुलर फार्मूला पता ही नहीं है इंसुलिन का, तो मान लिए लेट मोलिकुलर फार्मूला ऑफ इंसुलिन इज SX। बोलेगा SX क्यों, तो यहीं पर राज है कि क्वेश्चन के अनुसार एक मोलिकुल इंसुलिन में सल्फर का कितना एटम है, तो ओनली 1 एटम। मैं मोलिकुलर फार्मूला इंसुलिन का मान लिया SX। अब बोलेगा ये X क्या है, तो X कोई और भी एटम है जो हमको नहीं पता। इंसुलिन में केवल सल्फर है ऐसा नहीं है, इंसुलिन में सल्फर है और वो भी 1 एटम है, एक मोलिकुल इंसुलिन में 1 एटम है सल्फर का, और अनदर एटम भी है, हो सकता है उसमें ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, हमें नहीं पता है क्या है, तो वही उसी के जगह पर X लिए कि X के जगह पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, क्या है उससे बहस नहीं है। लेकिन ये पता था कि इंसुलिन के एक मोलिकुल में सल्फर का 1 एटम है। कितना एटम है, 1 एटम। तो इसीलिए मोलिकुलर फॉर्मूला मान लिए इंसुलिन का SX। तो अगर इंसुलिन का मोलिकुलर फार्मूला SX माने हैं तो इसके एक मोलिकुल में सल्फर का एटम कितना हुआ, 1, और 1 एटम सल्फर का मास
मास ऑफ एन एटम ऑफ सल्फर, तो अगर एक एटम सल्फर का मास बताएं तो बता सकते हैं 32 AMU। बताएं तो किसी भी एक एटम के मास को अगर एक्सप्रेस करो तो AMU में कर सकता है, तो एक सल्फर का मास 32 AMU। अब मान लेते हैं ऑल्सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन, मोलिकुलर वेट ऑफ इंसुलिन बराबर कैपिटल M AMU। मोलिकुलर वेट इंसुलिन का कितना मान लिए, कैपिटल M AMU, मोलिकुलर वेट इंसुलिन का कैपिटल M AMU। अब जरा गौर से देखो सीखो, मोलिकुलर वेट इंसुलिन का कैपिटल M AMU माना हूं क्योंकि मोलिकुलर फार्मूला इंसुलिन का SX मान लिया, और यही SX में मान लिया मोलिकुलर वेट कितना, कैपिटल M AMU, जिसमें एक S का मास पता है कितना, 32 AMU। एक S का मास कितना, 32 AMU। अब जरा देखो अगर गौर से, परसेंटेज ऑफ सल्फर इन इंसुलिन, परसेंटेज ऑफ सल्फर इन इंसुलिन अगर निकाले तो इसके एक मॉलिक्यूल में सल्फर का मास कितना है, 32 AMU। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है 32 AMU बट्टा इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना आया है, कैपिटल M AMU, अपने लोग जो माने हैं, इनटू 100%। यही होना चाहिए। अगर किसी भी एक एटम का कोई कंपाउंड में निकालना हो परसेंटेज, तो उस एक एटम का मास बटे टोटल कंपाउंड का मास इंटू 100, जो भी आएगा वो परसेंटेज हो जाएगा पार्टिकुलर एटम का। तो यहाँ पर इंसुलिन के एक मॉलिक्यूल में सल्फर का एक एटम था जिसका मास 32 AMU। अब मॉलिक्यूलर वेट मान लिए इंसुलिन का कैपिटल M AMU। तो अगर परसेंटेज निकाले सल्फर का, इंडिविजुअल एटम सल्फर का परसेंटेज, तो सल्फर के इस कंपाउंड में मास, एक कंपाउंड में कितना है, वन मॉलिक्यूल कंपाउंड में कितना है, 32 AMU, तो दिए 32 AMU बटे टोटल कंपाउंड का मास कैपिटल M AMU इंटू 100% कर दिया। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, तो क्वेश्चन के अनुसार इंसुलिन कंटेंस 3.4% सल्फर, 3.4%। इंसुलिन में 3.4% सल्फर है, तो क्वेश्चन के अनुसार इसका परसेंटेज कंटेंट जो अपने लोग निकाले हैं इंसुलिन में सल्फर का परसेंटेज, ध्यान दो, परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाले ना इंसुलिन में, तो अपने लोग के सल्फर का परसेंटेज का कंटेंट बराबर होना चाहिए क्वेश्चन के परसेंटेज कंटेंट से। अपने लोग के परसेंटेज का कंटेंट, तो अपने लोग के परसेंटेज का कंटेंट है 32 AMU बटे कैपिटल M AMU इंटू 100% बराबर कितना, 3.4%। क्लियर है। अब जरा गौर से देखो, ये सब हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो हम लोग बता सकते हैं 3200 बाय कैपिटल M बराबर कितना, 3.4। तो M बराबर कितना, 3200 बटे 3.4। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपको 940 U, क्योंकि बता रहा है मॉलिक्यूलर मास, तो AMU में ही बताएंगे, तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 940 U। यानी इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना, 940 U AMU या U बोलो, फिर से समझ लो। मॉलिक्यूलर फार्मूला इंसुलिन का मान लिए SX, इसके एक मॉलिक्यूल में सल्फर का एक एटम है, X बराबर कोई दूसरा एटम भी हो सकता है, जो भी हो प्रेजेंट उससे हमको मतलब नहीं है। तो अगर एक एटम सल्फर का मास बोले 32 AMU, मान लिए मॉलिक्यूलर वेट इंसुलिन का कैपिटल M AMU। तो अगर परसेंटेज निकाले सल्फर का इंसुलिन में, तो एक एटम का मास 32 AMU बटे टोटल मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M AMU। अब परसेंटेज निकालने के लिए गुना किससे करेंगे, 100 से। परसेंटेज मतलब प्रत्येक 100 में एक्सप्रेस करना है, तो इंटू 100 कर दिए। तो इतना परसेंट किसके बराबर रहेगा, 3.4% के बराबर, क्योंकि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इंसुलिन कंटेंस 3.4% सल्फर। इंसुलिन 3.4% सल्फर रखता है, ओनली वन एटम, तो इसका परसेंटेज बराबर कर दिए 3.4% के। और जब उसको सॉल्व किए तो ये कितना आ गया, 940 U। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान दो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन कंटेंस 0.33% आयरन बाय वेट। हीमोग्लोबिन कंटेंस 0.33% iron by weight. The molecular weight of hemoglobin is approximately 67,200 AMU.
द नंबर ऑफ आयरन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज। क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% आयरन बाय वेट। द मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज approximately 67,200 AMU. The number of iron atom present in one molecule of hemoglobin is। बोलता है हीमोग्लोबिन में 0.33% आयरन है बाय वेट, यानी जितना वेट है उसका 0.33% आयरन है। आयरन मतलब Fe। हीमोग्लोबिन में 0.33% आयरन है बाय वेट, यानी जो भी वेट होगा हीमोग्लोबिन का उसमें आयरन का परसेंटेज है 0.33%। और मिनिमम मोलिकुलर मास हीमोग्लोबिन का कितना है 67,200 AMU। तो बोलता है बताइए द नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन वन मोलिकुल ऑफ हीमोग्लोबिन इज। तो बताइए मिनिमम आयरन का एटम कितना होगा एक मोलिकुल हीमोग्लोबिन में। एक मोलिकुल हीमोग्लोबिन में आयरन का एटम। तो मान लेता हूं लेट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हीमोग्लोबिन, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हीमोग्लोबिन FeNX। अब बोलेगा FeNX क्यों माने, FeNX क्यों माने? तो बोलता है एक मोलिकुल हीमोग्लोबिन में, एक मोलिकुल हीमोग्लोबिन में आयरन का एटम कितना। तो ये तो हमको नहीं पता आयरन का एटम कितना एक मोलिकुल में। तो मान लिया एक मोलिकुल में N आयरन है और X बराबर कोई अनदर एटम है। हो सकता है हीमोग्लोबिन में केवल आयरन है तो नहीं रहेगा, दूसरा भी एटम होगा। दूसरा एटम हो सकता है ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, जो भी हो, ठीक है। लेकिन ये कन्फर्म था कि हीमोग्लोबिन में आयरन है। कितना आयरन का एटम है एक मोलिकुल में ये पता नहीं था, ये पता नहीं था। लेकिन हीमोग्लोबिन में जितना भी आयरन था वो अपने परसेंटेज में कितना था 0.33%। ठीक। मिनिमम मोलिकुलर मास हीमोग्लोबिन का दिया था कितना 67,200 AMU। तो बोलता है बताइए एक मोलिकुल हीमोग्लोबिन में, एक मोलिकुल हीमोग्लोबिन में आयरन का एटम कितना होगा। तो मान लिए कि मोलिकुलर फार्मूला हीमोग्लोबिन का FeNX और यहाँ पीछे कुछ नहीं तो 1, यानी मान लिया 1 मोलिकुल हीमोग्लोबिन में N आयरन का एटम है। एक मोलिकुल हीमोग्लोबिन में N आयरन का एटम है। तो एक आयरन का मास 56 AMU, तो N आयरन का मास कितना 56 AMU इंटू N। अगर कोई मास ऑफ एन एटम ऑफ आयरन पूछेगा तो बता देंगे 56 AMU। तो यहाँ पर N आयरन है तो 56 AMU इंटू N। सीखना ध्यान देके 56 AMU इंटू N, क्योंकि N आयरन मान लिए हैं। ठीक। क्वेश्चन के अनुसार मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन दिया है। हीमोग्लोबिन कितना 67,200 AMU दिया हुआ है। तो फिर वही बात, अगर हम परसेंटेज निकालें कि परसेंटेज ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन, आयरन का परसेंटेज हीमोग्लोबिन में कितना होगा। जैसे पीछे क्वेश्चन में सल्फर का परसेंटेज निकाले थे, सेम उसी तरीके से। तो सल्फर का परसेंटेज निकाले थे तो उसमें क्या लिखे थे, सल्फर के मास को ऊपर में बट्टे मोलिकुलर मास। अब परसेंटेज निकालना था तो गुना किससे किए थे 100 से। तो यहाँ तुमको परसेंटेज निकालना है किसका, आयरन का। हीमोग्लोबिन में आयरन का परसेंटेज निकालना है। तो आयरन का मास कितना है तो देखो 56 AMU इंटू N बाई टोटल मास कितना है 67,200 AMU इंटू 100%। क्लियर है, इंटू 100%। अब क्वेश्चन के अनुसार कि ये जो आयरन का परसेंटेज है हीमोग्लोबिन में ये किसके बराबर होना चाहिए, तो 0.33% ऑफ आयरन के बराबर होना चाहिए। ये किसके बराबर होना चाहिए, 0.33% ऑफ आयरन के बराबर होना चाहिए। तो अब ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दो, 56 AMU इंटू N
बाय 67,200 AMU इंटू 100% बराबर कितना 0.33%। हट गया AMU कैंसिल। 56 इंटू n तो 56n बाय 67,200 इंटू 100 बराबर 0.33। तो अगर n बराबर कोई पूछेगा n बराबर तो बोलेंगे 67,200 इंटू 0.33 बाय 5600। इसको सॉल्व करेगा तो n लगभग आएगा 4। n लगभग आएगा 4। यानी एक मॉलिक्यूल आयरन में, एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन में आयरन का एटम कितना तो 4। एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन में आयरन का एटम कितना तो 4। ये जो एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन था उसमें आयरन का एटम का संख्या कितना होगा 4। यानी ये जो n का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 4। तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन घर से बनाने के लिए दिया हूं। ए प्लांट वायरस इज फॉर्म टू कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल पार्टिकल ऑफ 150 एंगस्ट्रम in diameter and 5,000 angstrom long. The specific volume of virus is 0.75 centimeter cube per gram. If virus is considered to be a single particle, find its molar mass. फिर से समझ लो क्वेश्चन। A plant virus is formed to consist of uniform cylindrical particle of 150 angstrom in diameter and 5,000 angstrom long. The specific volume of virus is 0.75 centimeter cube per gram. If virus is considered to be a single particle, find its molar mass. तो सारे बच्चों को इस क्वेश्चन को बना के कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। अगर आज का क्लास आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी दोस्त आ रहे हैं नए अपने चैनल पर और वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब आप लोग ईमानदारी से करिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे हर एक वीडियो का तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।